और आइए पहाड़ की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन की बात सबसे पहले होगी, जहां पर जिसके मद्देनजर स्पीकर रितु खंडूरी ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी मीटिंग ली है। सत्र के मद्देनजर सोमवार को 12:30 बजे स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाई है और इससे पहले सुबह 11:30 बजे विधानसभा में दलीय नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। उधर कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी ने सोमवार को शाम 6:30 बजे से सीएम आवास में विधायक दल की मीटिंग बुलाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर सोमवार को ही कांग्रेस ने भी कांग्रेस विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग शाम के 4 बजे से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में होगी, उनके आवास पर। विधानसभा का सेशन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे में देखिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर जो मंथन किया गया है, रितु खंडूरी ने ये बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में 228 अलग अलग पदों पर हुए अपॉइंटमेंट्स को जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रद्द करने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति की फाइल पर अनुमति दी थी। मारा ने कहा कि जांच कमेटी ने विधानसभा में आज तक हुई सभी नियुक्तियों को गलत बताया है, तो एक्शन सभी पर होना चाहिए। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम धामी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने केवल कुछ सालों के ही नियुक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि कोटिया की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जिस दिन से राज्य बना है उसके बाद से सारी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध हैं या वो सही नहीं है। ये दो पक्ष ऐसे हैं जिसमें विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष को और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को और मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कामकाज चलाने के लिए नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई थी। इन नियुक्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लगा, जिसके बाद पूर्व नौकरशाह डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2014 के बाद विधानसभा में रखे गए सभी तदर्थ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। कर्मचारियों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में है और अब कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगाई है। इस बीच कांग्रेस के आरोप के जवाब में सत्तारूढ़ बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने तो खुद जांच करवाई और एक्शन लिया। आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एनडीटी वाली सरकार में 5 बार, एक कार्यकाल में 5 बार बिजली का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हरीश राव जी के सरकार में भी 2016 में बिजली का प्रयोग किया गया है। तो केवल मुख्यमंत्री सिर्फ विधानसभा में जो भर्तियां होनी है उसकी भर्तियों की स्वीकृति देने के लिए जो है स्वीकृति दी गई है, न कि भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी इसका प्रयोग सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया। वो विधानसभा अध्यक्ष ही, और विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, वो भर्ती प्रक्रिया वो किस तरह से उसका प्रयोग करती है, किस तरह से भर्ती करती है, ये स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था होने का उन स्वतंत्र उसके लिए है। और जिस प्रकार जो मामला न्यायालय में चल रहा है, हम ये कहते हैं जो न्यायालय जो फैसला करे उसका हम स्वागत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट देने की लोगों से अपील की है। सीएम धामी ने मोतीनगर में चुनाव का प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार रितु मदान के लिए डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में विकास के लिए एकमात्र विकल्प बीजेपी ही है। धामी ने भी कहा कि एमसीडी में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। सभी इस वक्त चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से लोग यहाँ पर
दिल्ली के भविष्य को देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं और लंबे भविष्य को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी है, तो ये सारी जनता देख रही है। और जनता ने यहाँ पर जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की, उस सरकार को भी देखा है। चाहे आज वो यमुना जी का प्रदूषण हो या जो है हमारे दिल्ली का हो, यहाँ पर चाहे भ्रष्टाचार हो, जिसको लेकर वो लोग राजनीति के क्षेत्र में आए थे कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से समाप्त करेंगे। उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार को जमाने का काम किया है। चाहे वो शराब का घोटाला हो, शिक्षा विभाग का घोटाला हो, तमाम प्रकार के घोटाले, जहाँ मंत्री ही जेलों में हों और हाईकोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल रही, इसके अंदर एक नई कार्य व्यवहार और नई कार्य संस्कृति को पैदा किया है। और जो कांग्रेस ने 55 सालों के इतिहास में, जो 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और उसमें से भी उन्हीं के परिवार का शासन रहा है, तो उन्होंने देश के अंदर जो गरीबी देने का काम था, भ्रष्टाचार देने का काम था, देश के अंदर अच्छा कार्य संस्कृति न देने का, जो भी देश के अंदर हो सकता था, जो देश को पीछे ले जाने के, वो सारे काम किए। और मोदी जी उसमें से सबको, देश को आगे निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी से तुलना करना, मोदी जी से जो है वो करना, मोदी जी का तो जीवन एक कर्मयोगी का जीवन है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर एयरपोर्ट से जल्द ही रेगुलर फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद बंधी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सीएम को बताया कि पिथौरागढ़ से हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए फिक्स्ड विंग शुरू करने वाली कंपनी को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट्स पिछले लंबे समय से बंद हैं। हालांकि पवन हंस ने यहां सेवा शुरू की है, लेकिन मौसम के चलते अक्सर दिक्कत आती है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पर भी बात की है। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जॉलीग्रांट का सर्वे काम जल्द शुरू करवाने के लिए अनुरोध भी किया है। इसके अलावा पंतनगर, गोचर और चिन्यालीसोन एयर स्ट्रिप से हवाई सेवाओं के बारे में भी सीएम ने अपना पक्ष इस पर रखा है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का हृदय परिवर्तन हुआ है। उनका एक बयान बीजेपी को बड़ी राहत दे सकता है। खासकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत को बीजेपी की अंतर्कलह पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि छोटा राज्य है और छोटे बर्तन में छोटी आवाज भी गूंज जाती है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, न ही कांग्रेस के अंदर। हरीश रावत ने कहा कि जो पूर्व सीएम हो चुके हैं, राज्य को कुछ न कुछ उनके अनुभवों का फायदा मिलेगा। बीजेपी को भी अपने पूर्व सीएम के अनुभवों का फायदा मिल रहा है। बड़े राज्य में भी प्रतिद्वंदिताएं होती हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन बड़े राज्य होते हैं, वहां यदि आवाज निकलती भी है तो गूंजती नहीं है। ये छोटा राज्य है, छोटे बर्तन में छोटी आवाज भी होगी तो गूंजेगा। तो ये छोटे राज्य में ये चीजें गूंजती हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल के जिस इलाके में भारत के साथ सीमा विवाद है, वहां पर भले ही पूर्व पीएम केपी ओली की हार और कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है, लेकिन जीत के बाद कांग्रेसी नेता भी भारत विरोधी गाने गाते हुए दिखाई दिए हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं उत्तराखंड के धारचूला के सामने दारचूला का है, जहां पर नेपाली कांग्रेस के नेता जो हैं जीत के बाद उस गीत पर थिरक रहे हैं जो पूरी तरह से भारत विरोधी है। इस गीत के जरिए काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा करार दिया जा रहा है। साथ ही भारत को इन इलाकों में दादागिरी छोड़ने की बात कही जा रही है। असल में नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली सीमा विवाद को लेकर भारत के दूर विरोधी रहे हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस बातचीत से इस मुद्दे का समाधान हमेशा करने की पैरवी करते आए हैं। बावजूद इसके आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, नेपाली कांग्रेस के नेताओं का है ये, जहां पर वीडियो में हर किसी को आप भारत विरोधी गाने गुनगुनाते हुए देखेंगे, जो हैरान करने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होगा। दरअसल जिला पंचायत सदस्यों ने पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और 25 में से 15 पंचायत सदस्यों ने सीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंपी थी। अब एसआईटी ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है और मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है। जिला पंचायत ने करीब 750 कामों का ब्यौरा दिया गया था, लेकिन धरातल में किसी भी निर्माण काम को सही नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, कई ऐसे काम हैं जो केवल कागजों में दर्शाए गए हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं हुए, जिस पर पूरी रिपोर्ट बनाकर एसआईटी ने शासन को भेज दी है और रिपोर्ट में भ्रष्टाचार होना पाया गया है। हाँ, वो क्योंकि वहां से भी शासन से भी बीच में रिमाइंडर था क्योंकि वो पार्टी दूसरा था ना देता तब जाके बढ़ता है। वैसे नार्को टेस्ट का ना कि कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जिला पंचायत उत्तरकाशी में जब हमें मालूम हुआ कि जिला पंचायत उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमने शासन से मांग किया कि जिला पंचायत उत्तरकाशी के में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच की जाए। शासन ने जिला पंचायत उत्तरकाशी भ्रष्टाचार की जांच जिलाधिकारी महोदय से कराई। जिलाधिकारी महोदय ने जब जांच की तो उसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि पाई गई। फिर एसआईटी जांच हुई। एसआईटी जांच में भी मुझे लग रहा है कि एसआईटी जांच पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक जिला पंचायत उत्तरकाशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आतंकी और देशद्रोही नारों को चस्पा करने को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में ये मामला आ गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद पौड़ी के पदाधिकारियों ने इस प्रकार के नारों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा कॉलेज के अंदर इस प्रकार की टिप्पणी की गई है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बने हुए एक कमरे के बाहर असामाजिक तत्वों के द्वारा मुस्ताफा नफी की एक ही सजा सर तन से जुदा कर देने वाला नारा लगाया गया है और ऐसे नारे यहां पर चस्पा किए गए हैं। वहीं इस मामले में डीएम पौड़ी का कहना है कि मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। एक सेकंड, जो दरवाजे पे कुछ विधर्मी लोगों द्वारा या ये चस्पा किया गया कि मुस्तफा नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा जुदा, इस प्रकार का था। इस संबंध में मुझे अभी एक ज्ञापन भी दिया गया और मामले में जानकारी लेने पे ये संज्ञान में आया कि उसमें एफआईआर जो है अज्ञात में लॉन्च की गई है और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले निकायों के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुरुआत की जा रही है संगठन से, जहां सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें भी फोकस किया गया है महिलाओं को लेकर। बीजेपी मेन बॉडी इलेक्शन के बाद अब जिला, मंडल और मोर्चों की कार्यकारिणी का विस्तार कर रही है। खास बात यह है कि संगठन में इतने छोटे लेवल पर भी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए तो इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया, तो पहली बार 2 महिलाओं को भी जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जिला और मंडल लेवल पर भी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाकर अधिक से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रहते हैं महिलाओं का, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने हमको वोट दिया है, इसलिए हमने तय किया है कि पिछली बार तो महिला अध्यक्ष नहीं थी, इस बार 2 जिलों में महिला अध्यक्ष बनाई है और हमने अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठों को जिले की टीम के अंदर भी आह्वान किया है कि हम लोग महिला प्रतिनिधित्व तो बड़ी संख्या में रखेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो संगठन को लेकर भी जो इस बार की जो एक मैं कहूँगी एक रणनीति जो बनी है उसमें महिलाओं को अधिक से अधिक सहभागिता करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बीजेपी का ये फॉर्मूला कैसे टारगेट को हिट करेगा, आप महिला वोटर्स के उदाहरण से समझिए। उत्तराखंड में महिला और पुरुष वोटर्स की संख्या करीब करीब बराबर है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो महिलाओं का परसेंटेज
पुरुषों से कहीं अधिक रहता है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 67 था, जबकि पुरुष वोटर्स का केवल 62%। बीजेपी को लगता है कि महिला वोटर्स के बढ़े हुए परसेंटेज के कारण ही वो दोबारा सत्ता में आ पाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो तभी सार्थक होगा जब सबकी भागीदारी उसमें होगी। महिलाओं की, सभी जाति वर्गों की, सभी उपासना पद्धति करने वालों की, और भारतीय जनता पार्टी उसमें जो हमारी आधी आबादी है महिलाओं की, उनका सम्मान भी करती है और उनको अपनी भूमिका अदा करने के लिए अवसर भी प्रदान करती है। फोकस में यूथ भी है। वहीं एक एज लिमिट को पार कर चुके सीनियर नेताओं को दायित्व या फिर अन्य जिम्मेदारियों में इंगेज कर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बॉडी से साइड किया जा रहा है। क्षेत्र विशेष में जाति समुदाय के समीकरण भी साधे जा रहे हैं, यानी जब सेना चुनावी रण में उतरे तो हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लैस होकर। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड 2025 तक कैसे आर्थिक मोर्चे पर सशक्त बने, इसके लिए सरकार ने इंटरनेशनल कंपनी मैकेंजी ग्लोबल को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। लक्ष्य है कि अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी की रफ्तार को दोगुना किया जा सके। मैकेंजी ग्लोबल अगले 2 साल तक राज्य सरकार को अपनी सेवाएं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए राज्यों से भी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने को कहा गया है। यूपी ने भी अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने को इसी तरह से कंसल्टेंट नियुक्त किया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस इसमें भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है और इसीलिए कांग्रेस नेताओं को बोलने से पहले अध्ययन करना चाहिए। देखता हूँ कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जीडीपी कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए कंपनी भी हायर हो रही है जिसको मैकेंजी ग्लोबल जिसका नाम है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर बताया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है, इसको सबको स्वीकारना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रही है। उत्तराखंड में हायर एजुकेशन के बुरे हाल के पीछे टीचर्स की नेतागिरी भी बड़ी वजह देखी जा रही है। इसे देखते हुए राज्य के बड़े कॉलेज डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट ने नेतागिरी से दूर रहने का फरमान तो दिया, मगर टीचर्स की प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से इस पर बैकफायर कर गया। अब सवाल यह है कि क्या बाकी यूनिवर्सिटीज पर इस फैसले का असर पड़ेगा। राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स एसोसिएशन एक्टिव है। कई टीचर्स तो कांग्रेस और बीजेपी में पद भर भी हैं। अब इसी तरह के मामलों को देखते हुए राज्य के बड़े कॉलेज डीएवी ने टीचर्स को पॉलिटिकल एक्टिविटी से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करने का फरमान दिया, जिस पर टीचर्स गुस्से में हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होना हमारे नियम के वो है, सपोर्ट करता है हमारा नियम। इसको जो 1973 का एक्ट है वो हमें सपोर्ट करता है कि अशासकीय विद्यालय वाले ये पॉलिटिकल पार्टी में सक्रिय रह सकते हैं। दूसरा, पढ़ाने का काम एक अलग काम है, वो काम बिल्कुल अलग है, पढ़ाने का अलग है। अगर पढ़ाने में कोई बाध्यता वो होती है, बाधा पहुंचती है पॉलिटिकल लाइजनिंग से, तब तो ये बात समझ में आती है, और आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। कल को ये कहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव से शिक्षण बाधित होता है, ये अलग इशू है, एक डेमोक्रेटिक राइट है। अगर किसी गतिविधि से या किसी पर्टिकुलर शिक्षक की वजह से शिक्षा बाधित होती है, राजनीति में जाने की वजह से, तो सेपरेट देखा जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता बिल्कुल। वहीं स्टूडेंट्स मानते हैं कि टीचर्स की इस नेतागिरी की वजह से उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। टीचर्स कई कई दिन तक क्लास नहीं लेने आते, इनकी नेतागिरी पर रोक जरूरी है। काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मेरी भी काफ़ी सारी क्लासेस ऐसी होती हैं जो नहीं होती है, टीचर एब्सेंट रहता है, और फिर क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी राजनीति वगैरह करते हैं, नेतागिरी वगैरह करते हैं, जिससे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बार बार क्लास बंद करके नेतागिरी में ज्यादा भागीदारी टीचर्स को भले ही चमकाए, लेकिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान कर रहा है। ऐसे में डीएवी मैनेजमेंट का पहले कड़ा फैसला और फिर बैकफुट पर आना बाकी यूनिवर्सिटीज पर क्या असर डाल पाएगा, कहना थोड़ा मुश्किल है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं और आपके पास लाइसेंस है तो आप रेंट पर कैब लेकर घूमने जा सकेंगे। रेंटल स्कूटर स्कीम की सफलता के बाद अब सरकार रेंटल कैब स्कीम शुरू करने जा रही है, जो अगले साल से चालू होगी। अगर आपके पास लाइसेंस है और आप अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको रेंटल कैब स्कीम के तहत कैब मिल सकेंगी। नैनीताल, मसूरी, देहरादून में पहले से ही रेंटल स्कूटर स्कीम चल रही है, जिसमें लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार की रेंटल कैब स्कीम भी उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट होगी। जिसमें अगर कोई 50 गाड़ियां अपनी रखता है और उसको रेंट पे आउट करना चाहता है, जिसके पास लाइसेंस है, ऐसे आदमी को वो गाड़ी दें और वो खुद चला के ले जाएं और निर्धारित शर्तों पे वापस कर दे, तो उस स्कीम को भी हमने आज अडॉप्ट किया है। किराए पर गाड़ी मिलने की स्कीम से लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिस व्यक्ति को गाड़ी चलानी आती है उसे ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पहाड़ की सड़कों पर रोजाना चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि इससे हादसों का खतरा बढ़ सकता है। ये फैसला जो है वो बहुत अच्छा ले रखा है उन्होंने, क्योंकि जैसे खुद हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना, तो हम बच्चों को लेकर खुद ही जा सकते हैं। कहीं बाहर घूमने जाना है या कभी प्रॉब्लम हो जाती है, सीट मिलती नहीं है गाड़ी, अब जैसे देखो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो जब तक गाड़ी की सीट फुल नहीं होगी दूसरी गाड़ी लगेगी नहीं, तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते। तो उसमें ये फायदा है कि हमारा टाइम बचेगा ना। जो गवर्नमेंट करेगी लाइसेंस होना चाहिए, हम गाड़ी दे देंगे। लाइसेंस तो कल का बच्चा ही बना देगा उम्र के हिसाब से, 18 साल के बाद लाइसेंस बना देगा, लेकिन उस पर अनुभव तो नहीं होगा ना कि मुझे कहाँ कहाँ चलना है। अगर उससे मैं पूछूं कि चंबा से आगे कितना लंबा रोड है, कहाँ जाना है, वो किलोमीटर बता पाएगा? नहीं, उसको अनुभव ही नहीं है, ये तो और दुर्घटना हो जाएगी। अब इस फैसले से पर्यटक को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन इतना जरूर है कि पहाड़ी इलाकों को देखते हुए परिवहन विभाग को ड्राइविंग स्किल पर पूरा होमवर्क भी जरूर करना होगा, ताकि हादसों का खतरा कम हो। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।